मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय संविधान की श्रृंखला में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर। सेंट्रल स्टेट रिलेशन वर्तमान में एक चर्चा का विषय भी बन गया है। खासकर फार्म एक्ट के संदर्भ में जब हम जाएंगे तो वहां पर एक आर्टिकल चर्चा में है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 249। और आर्टिकल 249 जो है ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन का ही एक हिस्सा है। आर्टिकल 249 की अगर बात करें, जैसे फार्म एक्ट के संदर्भ में आप देखेंगे तो कई बार ये होता है कि जो राज्य सूची के विषय होते हैं ना, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ज्यादा सदस्य, मोर देन 2/3 मेजोरिटी, यानी 2/3 बहुमत या उससे ज्यादा सदस्य अगर ये तय कर लें कि हमें राज्य सूची के विषय पर एक कानून बनाना है और वो विषय ऐसा है जो नेशनल इंटरेस्ट का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो वर्तमान में फार्म एक्ट जो है वो जैसे कृषि है, कृषि एग्रीकल्चर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। अपन चर्चा करेंगे अभी इसके ऊपर। और जब कृषि राज्य सूची का विषय है तो उसके ऊपर कानून, सामान्य परिस्थितियों में कानून किसे बनाना चाहिए? राज्य विधानमंडल को। लेकिन अभी जो ये परिस्थिति पैदा हुई जिसमें ये किसानों का आंदोलन इत्यादि चल रहा है, तो वहां पर आप जब देखेंगे तो वहां पर जो कानून बनाया गया है वो कानून जो फार्म यानी जो एग्रीकल्चर यानी जो कृषि का विषय है, जो राज्य सूची का विषय है, उसको उस पर संसद ने कानून बनाया है। तो कई बार जो संविधान विशेषज्ञ हैं या जो विपक्ष के लोग हैं वो इस बात पर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इससे संघवाद यानी फेडरलिज्म पर असर पड़ेगा और फेडरलिज्म कमजोर होगा। तो खैर ये तो हम लास्ट में चर्चा करेंगे जब सारे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, खासकर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, यानी कि जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करेंगे तो 3 तरह के रिलेशन आएंगे। लेजिस्लेटिव रिलेशंस मतलब जो कानून बनाने की शक्तियों से संबंधित अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से संबंधित अधिकार है, और फाइनेंशियल रिलेशंस मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय अधिकारों का बंटवारा है और केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय मामलों को लेकर जो संबंध है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंतर्गत, और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान में विवादों की भी चर्चा होगी। जो विवाद है, जो डिस्प्यूट्स है, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बताया फार्म एक्ट और आर्टिकल 249, ऐसे बहुत सारे मसले आएंगे जो लेजिस्लेटिव रिलेशन से भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल रिलेशन से भी हो सकते हैं, जिनको लेकर के स्टेट को सेंटर से शिकायत रहती है और कई बार सेंटर को स्टेट से शिकायत रहती है। तो इन समस्याओं को लेकर के ये जो हमारा टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशन में जाएंगे तो अगर संविधान का आप अध्ययन करते हैं तो पार्ट 11 के आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, 245 से लेकर 255 तक जो है ये लेजिस्लेटिव रिलेशन की चर्चा की गई है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि संविधान में लेजिस्लेटिव रिलेशन का कहां पर अस्तित्व है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन का एग्जिस्टेंस हो जाता है आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेदों में क्या वर्णन किए गए हैं जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को समझने में हमें मदद मिलती है और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को स्पष्ट किया गया है। क्योंकि संविधान निर्माताओं को इस बात का भान था, इस बात की जानकारी थी कि बाद में ऐसे बहुत से विषय होंगे, ऐसे बहुत से क्षेत्र होंगे, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे जिन पर सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट होगा। तो उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान ही ऐसे बहुत सारे विषयों को क्लैरिफाई कर दिया, बहुत सारे विषयों को डाल दिया जिससे कि सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम से कम हो, और अगर डिस्प्यूट हो भी तो वो आसानी से हल किए जा सके। जैसे देखिए यहाँ पर पार्ट ए में पहला जो हिस्सा है इसमें आपसे बात करेंगे टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर।
यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो क्षेत्रीय, यानी कि क्षेत्र को लेकर, यानी कितने क्षेत्र तक कानून बना सकते हैं, कितने एरियाज तक कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 245 में ये बात जो है स्पष्ट किया गया है कि भाई देखिए, संसद जो है वो पूरे भारत या इसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, ये बात स्पष्ट है, इसमें बहुत कोई समस्या नहीं है। संसद को पूरे देश के लिए यानी पूरे भारत के लिए या भारत के किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है। संसद मतलब हमारी जो संसद है, यानी जो केंद्र के में जो स्थित है, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक तो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक में ये विशेषता रहती है कि एक जो पार्लियामेंट रहता है वो सेंट्रल लेवल पे होगा और हर एक राज्य में एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा, यानी राज्य का विधानमंडल होगा। तो कुछ अधिकार संसद को दिए गए हैं और कुछ अधिकार राज्य को दिए गए हैं। यही जो डिवीजन ऑफ पावर है, यही तो फेडरलिज्म है। तो भारत की जो है संविधान जो है वो सामान्य परिस्थितियों में, ऑर्डिनरी कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक विशेषता को समर्थन करता है। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कंडीशन आ गई, आपातकालीन परिस्थितियां पैदा हो गई, तो वहां पर संघात्मकता जो है वो खत्म होकर के यूनिटरिज्म यानी फेडरलिज्म कमजोर पड़ जाता है और यूनिटरिज्म यानी एकात्मकता मजबूत हो जाती है। इन विषयों पर भी आगे चर्चा होगी, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि टेरिटोरियल एक्सटेंट के अंतर्गत जो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसका हम उल्लेख आर्टिकल 245 से करते हैं, यहां पर भारत या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या इसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, अब ये तो एक सिंपल बात हो गई कि भाई संसद पूरे देश के लिए, इसके क्षेत्र के लिए, राज्य का विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट फॉर होल स्टेट एंड एनी एरिया ऑफ इट मेक द लॉ। संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का मतलब ये हुआ कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारतीय नागरिक, चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, उनकी संपत्ति चाहे कहीं भी हो, उनकी संपत्ति कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, उनको लेकर के कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ओनली पार्लियामेंट, राज्य नहीं बना सकती। तो इसको बोलते हैं अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, यानी कि एडिशनल रीजनल लेजिस्लेचर, यानी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप भारत के नागरिकों से संबंधित, उनकी संपत्ति से संबंधित, चाहे वो विश्व में कहीं भी मौजूद हैं, अगर आप देश की संसद में कानून बनाएंगे तो वो हर जगह लागू होगा। तो ये तीन जो एरिया है, इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है कि क्षेत्र के आधार पर, यानी सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन इन टेरिटोरियल एक्सटेंट में क्या क्या बातें होंगी। तो एक मुद्दा यहां पर सॉल्व हो जाता है। लेकिन संविधान में यह भी बात कही गई है कि भाई संसद को इन मुद्दों पर, यानी कि भारत के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार, राज्य विधानमंडल को राज्य के क्षेत्र के आधार पर कानून बनाने का अधिकार, और संसद को कुछ एडिशनल जो चीजें हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन संसद के कुछ कानून ऐसे होंगे जो निम्न क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ये कुछ एरिया जैसे बताया, देखिए जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, उन्नति, अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट को है। अब मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, अब वो संसद का कानून उस यूनियन टेरिटरी पे, जितने भी भारत में यूनियन टेरिटरी हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार है, चाहे वो दिल्ली अगर यूनियन टेरिटरी के रूप में है, अगर मान लीजिए वो गोवा, अगर मान लीजिए दमन दीव का एरिया है, या कोई भी यूनियन टेरिटरी जो है, यूनियन टेरिटरी में संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करना है,
या उसे संशोधित करके अमेंड करके लागू करना है, ये बातें राष्ट्रपति के अधिकार में होता है। यानी सीधा सीधा संसद द्वारा बनाया गया अधिकार यूनियन टेरिटरीज पर लागू नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि किस सीमा तक उसे लागू करना है और किस सीमा तक लागू नहीं करना है। कई बार उसे निरसित यानी कि कैंसिल भी किया जा सकता है उस क्षेत्र के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी कानून को शेड्यूल्ड एरिया में लागू न करे या संशोधन के साथ लागू करे। अब फिर देखिए एक और अधिकार गवर्नर को भी दिया गया है। ये सब स्टेट और सेंट्रल रिलेशन की बातें हैं। अब संसद ने कानून बनाया और राज्य में मान लीजिए शेड्यूल एरिया है, मान लीजिए मध्य प्रदेश का शेड्यूल एरिया या उड़ीसा का शेड्यूल एरिया या झारखंड का शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहां पर ट्राइबल्स लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, जनजाति लोग रहते हैं, वो कोई स्पेसिफिक कल्चर है वहां का कोई ज्योग्राफिकल जो है विशेषता कैरेक्टरिस्टिक है। तो राज्यपाल को यह पावर दिया गया है कि ऐसे शेड्यूल एरियाज में ये जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया है ये अगर लागू नहीं करना चाहे या परिवर्तन के साथ लागू करना चाहे तो वो गवर्नर जो है इस पर तय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात आती है। असम के मामले में देखिए स्पेसिफिक पावर दिया गया है। असम के जो राज्यपाल होते हैं वो भी जो असम में क्या होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये हमारे कौन से शेड्यूल में आते हैं, कौन से शेड्यूल में, 6 शेड्यूल से संबंधित है ना, 6 शेड्यूल में। और 6 शेड्यूल का ये खासियत क्या रहता है, ये जो 6 शेड्यूल है इसकी खासियत ये रहती है कि इसमें कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पर कुछ स्पेशल पावर गवर्नर को दिए गए हैं कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को किस हद तक लागू करना है या नहीं करना है ये वहां पर गवर्नर तय कर सकते हैं या राष्ट्रपति इस संदर्भ में विशेष इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो यहां पर आप ये बात समझ गए होंगे कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा और कुछ संसद द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक कारणों से, जैसे यूनियन टेरिटरीज में हो गए या मान लीजिए असम, मेघालय या त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में हो गए। इसके अलावा जो शेड्यूल एरियाज हैं उन शेड्यूल एरियाज में लागू करने से संबंधित हो गए। तो यहां पर ये बात स्पष्ट हो गई कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का एक्सटेंशन क्या होगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, विधायी विषयों का बंटवारा। अब यहां पर लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को हमको डिसाइड करना है, बांटना है। द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स मतलब क्या हुआ, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब ये 3 सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला हुआ है, तो देखिए जो हमारी यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी, संसद की है। तो उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो है लगभग 100 सब्जेक्ट, अभी वर्तमान में कुछ विषय बढ़ गए तो 100 हो गए, वैसे मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे। देयर वर 97 सब्जेक्ट ओरिजिनली बट एट प्रेजेंट इट इज एक्सटेंडेड टू 100। तो इन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। आप बोलेंगे सर वो विषय कौन कौन से, सारे महत्वपूर्ण विषय जो हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपको यूनियन लिस्ट में मिलेंगे। देखिए रक्षा से संबंधित, डिफेंस, बैंकिंग से संबंधित, विदेश, फॉरेन रिलेशन से संबंधित, करेंसी से रिलेटेड और बीमा, इंश्योरेंस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे विषय। अब अगर आप लिस्ट देखेंगे तो 100 विषयों की वो सूची आपको मिल जाएगी। उन सूची में आप देखिए और उन विषयों पर स्पेशली
केवल और केवल संसद ही कानून बना सकती है। इसके अलावा इसी तरह से राज्य विधानमंडल को भी अधिकार दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार। राज्य विधानमंडल मतलब क्या हुआ, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सभी राज्यों में है नहीं ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में है वहां पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर हमारा मकसद आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताने का है। तो राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर अगर कानून बनाती है तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। और राज्य सूची के विषयों पर क्या शामिल रहता है, ये जो विषय है महत्वपूर्ण विषय, जो वैसे ओरिजिनली तो देखिए 66 सब्जेक्ट्स थे इसमें, लेकिन अभी जो है ये 59 पर पहुंच गए हैं, वर्तमान में 59 तक पहुंच गए हैं। तो यहां पर 66 सब्जेक्ट ओरिजिनली थे लेकिन 59 हो गए, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो कि चेंज होकर के राज्य सूची से बदल करके वो जो है संवर्धित सूची में चले गए हैं, संवर्धित सूची में चले गए हैं। तो इसीलिए राज्य विधानमंडल जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती। कौन कौन से विषय हैं ये, तो देखिए सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, यानी कि व्यवस्था बनी रहे राज्य के भीतर, कोई शांति बनी रहे, पीस ऑर्डर बना रहे, ये सब देखना। पुलिस की व्यवस्था है ना, इसके अलावा जन स्वास्थ्य यानी हेल्थ की व्यवस्था, सफाई सफाई की व्यवस्था यानी कि नीट एंड क्लीन रहे हमारी व्यवस्था, कृषि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये राज्य सूची का विषय, जेल राज्य सूची का विषय है स्टेट लिस्ट का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये जो स्थानीय स्वशासन होता है ना, पंचायती राज व्यवस्था, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये जो नगरीय स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, ये सब का जो इंतजाम रहता है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी राज्य स्टेट लिस्ट का विषय है। और मत्स्य पालन यानी फिशरीज, ये जो सारे विषय आपको अभी बताए गए हैं ये स्टेट लिस्ट का विषय है। और इन पर अगर कोई कानून बनाना हो तो कौन बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट्स भी बढ़ गए है ना, विधायी विषयों का बंटवारा, यानी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पर संसद कानून बनाएंगे, कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब एक तीसरा समवर्ती सूची के संबंध में अगर देखें अपन कंकरेंट लिस्ट के बारे में, तो समवर्ती सूची वो सूची है जिन पर स्टेट भी कानून बना सकते हैं और जो हमारी संसद है यानी स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकते हैं और हमारी जो संसद है पार्लियामेंट है वो भी कानून बना सकते हैं। इसमें वर्तमान में जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 विषय हैं और मूल रूप से इसमें 47 सब्जेक्ट थे। अब इन पर जो संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून इन पर बना सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से विषय, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, 52 सब्जेक्ट आजकल हो गए हैं। देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर है यानी आपराधिक प्रक्रिया वगैरह से रिलेटेड, सिविल प्रोसीजर है ना, नागरिक प्रक्रिया से संबंधित सिविल प्रक्रिया जो है, मैरिज एंड डाइवोर्स, इन पर सेंटर और स्टेट यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग इनके ऊपर भी दोनों कानून बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का जो कानून है वो सेंटर भी बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकते हैं। लेबर वेलफेयर श्रमिकों के कल्याण से संबंधित जो कानून है वो भी दोनों बना सकते हैं। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग से रिलेटेड जो है उसके ऊपर भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ऐसे कुल 52 विषय होंगे। आप उन सूची को देख करके अपने आप को इन विषयों में और ज्यादा अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक जानकारी के लिए कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो देखिए ये 5 विषय जो है स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मेजरमेंट्स है, नापतौल हो गया, वन्य जीव, फॉरेस्ट एनिमल और पक्षी यानी बर्ड्स प्रोटेक्शन है और न्याय प्रशासन है। 1 2 3
4 और ये 5। अच्छा, ये न्याय प्रशासन जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके जो बाकी जो जुडिशियरी होती है ना, उनके जो स्टाफ होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज जो है ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो इस तरह से समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने के अधिकार बारे में आपको पता चल गया। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंकरेंट लिस्ट है, अब उस पर मान लीजिए संसद ने भी कानून बनाया हुआ है और स्टेट ने भी बना दिया, अब दोनों के बीच कुछ अंतर आ गया, डिफरेंसेस आ गए, कोई विवाद हो गया, तो आर्टिकल 254 की मदद लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में कोई असंगतता, कोई इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न हो जाए तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को ही मान्य किया जाता है, ऐसा आर्टिकल 254 में बताया गया है। तो यहां पर देखिए, एक तो आर्टिकल 245 का हमने जिक्र किया था टेरिटोरियल एक्सटेंशन में, दूसरा हमने महत्वपूर्ण आपको बात बताई थी आर्टिकल 246 में, जिसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है कि किसको किस विषय पर कानून बनाना है। और यहां पर कंकरेंट लिस्ट के विषय पर जब स्टेट और यानी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको पता चल जाता है कि 254 की मदद लेनी है, आर्टिकल 254। अब यहां से और आगे बढ़े तो देखिए, एक जो है 101वां संविधान संशोधन हुआ, ये तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर जब कानून बनता है तो यहां पर संसद को भी कुछ अधिकार दिया गया और स्टेट लेजिस्लेचर को भी अधिकार दिया गया है। ये चीज भी ध्यान रखना, ये लेटेस्ट चेंजेस हुआ है ना, क्योंकि गुड्स एंड जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया है और ये एक्ट जो है फाइनली 2016 में जो है बनकर तैयार हुआ। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा है कि जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं कि भाई कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है, वो टैक्स लगा सकती है, और कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पर जो है गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिस पर पार्लियामेंट यानी संसद कानून बना सकती है और टैक्स इत्यादि लगा सकती है। अब कभी कभी ये भी बात आती है कि भाई मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, तो क्या होगा? तो वो रेसिड्यू लिस्ट हो गया, मतलब अवशिष्ट विषय हो गए। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान में केवल पार्लियामेंट को दिया गया है, संसद को दिया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसे विषय जो वहां के संविधान में उल्लेखित नहीं है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वहां के स्टेट्स को है। रेसिड्यू पावर जो है यूएसए में स्टेट्स को दिया गया है, लेकिन भारत में जो है रेसिड्यू पावर सेंटर को यानी कि भारतीय पार्लियामेंट को दिया गया है, इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। तो यहां पर भी ये चीज ध्यान रखना है और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 248 में मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। अनुच्छेद 248 में ये रेसिड्यू पावर से रिलेटेड पावर जो है पार्लियामेंट को मिला। कौन सा आर्टिकल है? 248। 249 में जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज जो मैंने शुरू में आपको जिक्र किया, अब देखिए यहां पर एक तीसरी बात आ गई। पहली चीज एक्सटेंट बताया, दूसरा सब्जेक्ट बताया यानी 245, फिर 246, फिर यहां पर आ गया आपको 249 जो कि राज्य क्षेत्र में कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि राज्य सूची का विषय है और उस पर संसद कानून बनाना चाहती है, तो कुछ कंडीशंस हैं ऐसे। एक कंडीशन तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको, जैसे फार्म एक्ट को लेकर के था, लेकिन यहां पर देखिए क्या मूल बात क्या है। आर्टिकल 249 व्हाट एक्सप्लेन्स, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाना जरूरी है, तो खाली इतना बोल देने से तो काम नहीं चलेगा। राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से यह प्रस्ताव पारित करना होगा, पहली चीज ये। दूसरा, जब राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से उसे पारित कर देगी, उसके बाद
उसके बाद संसद जो है उसको अल्टीमेटली फाइनली अप्रूव करेगी कि हाँ ये जो राज्य सूची का विषय है इसके ऊपर कानून बनाया जाना आवश्यक है, जरूरी है, और वो संसद उसे बनाएगी। अब अगर संसद उसे बनाएगी तो क्या वो एक स्थायी कानून बन जाएगा, हमेशा के लिए लागू हो जाएगा? तो फिर यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, नहीं, अगर राज्य सूची के विषय पर अंडर आर्टिकल 249 संसद कोई कानून बनाती है जो कि राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से पहले ही पारित कर दिया गया है, तो वो 1 साल तक लागू रहेगा। 1 ईयर, ये चीज ध्यान रखने का है, यहां पर एकदम स्थायी नहीं होता, 1 ईयर के लिए। जब भी उसे 1 ईयर से आगे बढ़ाना है तो उसे फिर आपको पारित करना पड़ेगा, फिर अप्रूवल करना पड़ेगा। हाँ, इसे असंख्य बार किया जा सकता है, कई बार किया जा सकता है, उसकी रोक टोक नहीं है, लेकिन एक बार पारित होने के बाद, राज्य सूची के विषय पर पारित होने के बाद, राज्य सूची के विषय पर अगर संसद कानून बनाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, तो एक बार में 1 साल तक, और इसे कई बार बढ़ाया जा सकता है। इसे याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसी के अंतर्गत एक और चीज देखिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है, उस स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर, राज्य स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250 के आधार पर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई, कैसे घोषणा हुई? आर्टिकल 352 के आधार पर, है ना? वो तो राष्ट्र इमरजेंसी का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जाके आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, या हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत होती है, या तो युद्ध की स्थिति में होगी, या फिर आर्म्ड रिबेलियन की स्थिति में होगी, सशस्त्र विद्रोह की, या फिर बाहरी आक्रमण की स्थिति में होगी, है ना? पहले जो था वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का था प्रावधान, लेकिन उसे बाद में एक अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। फिलहाल आप देखिए कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई तो उस स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 माह तक ही वो कानून प्रभावी रहेगा। ऐसा बनाया गया कानून भी हमेशा इफेक्टिव नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। और क्या चीज हो सकती है? एक और कंडीशन है, ये आर्टिकल 252 में मिलेगा आपको, अनुच्छेद 252 में क्या चीज मिलेगा? तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है अपनी विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे लिए आप कानून बना दीजिए, हमारे लिए कानून बना दीजिए, हम लोग चाहते हैं कि संसद हमारे लिए कानून बना दे। तो क्या होता है, जब 2 या अधिक राज्य के विधानमंडल अनुरोध करे, कोई रिक्वेस्ट करे कि संसद हमारे लिए कानून बना दे, तो आर्टिकल 252 के तहत जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। तो आप देखिए ऐसे कानून कई बने हैं। मैंने उदाहरण के लिए जैसे ये फॉरेस्ट एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण और नियंत्रण और निवारण अधिनियम है, ये एक देखिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम है ना, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 का एक्ट है। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो इसी तरह के सेंट्रल स्टेट रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन यहां पर निखल करके स्पष्ट तौर पे आपके सामने आ गया कि संविधान में कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनसे इन दोनों के बीच संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। कुछ और मुद्दे आते हैं, जैसे देखिए अगर मान लीजिए भारत सरकार ने समझौते करना, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन किसका विषय होता है? यूनियन का, यानी कि केंद्र का विषय होता है। अब अगर उन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी की हुई है, अंतरराष्ट्रीय समझौता किया हुआ है, मान लीजिए पर्यावरण के मुद्दे पर किया, एनवायरमेंट के मुद्दे पर किया, या कोई ऐसा मुद्दा है अपनी सीमाओं की रक्षा के संबंध में कोई उन्होंने किया हुआ है, कोई एयरवेज से रिलेटेड यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई समझौता किया हुआ है, तो ऐसे मुद्दों पर अगर केंद्र सरकार कोई समझौता करती है और ऐसे विषय मान लीजिए राज्य सूची के अंतर्गत है, तो राज्य सूची के अंतर्गत होने से कुछ बात नहीं होगी। ऐसे अगर विषय जिन पर
केंद्रीय स्तर पर कोई समझौता किया गया है, भले ही वो विषय राज्य सूची में ही क्यों ना आते हो, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है आर्टिकल 253 के तहत, और इससे केंद्र को भी लाभ होगा और राज्य को भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है कि कानून बनाने के संबंध में राज्यों की सीमाएं क्या होगी, संसद की सीमा क्या होगी, किन विषयों पर, राज्य सूची के किन विषयों पर, किन परिस्थितियों में संसद कानून बना सकती है और किन परिस्थितियों में राज्य अपना कानून खुद ही बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जब राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण शुरू हो जाता है, कंट्रोल कर लेती है, प्रेसिडेंट कंट्रोल कर लेते हैं, केंद्र सरकार कंट्रोल कर लेती है। ये भी 2-3 परिस्थितियां हैं। जैसे अब राज्य सूची का विषय पर कानून बन रहा है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का काम किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का है। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, कानून बना नहीं मतलब विधेयक पारित किया आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर काउंसिल है तो। अब वो गया किसके पास, राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। अब गवर्नर ने कहा कि भाई साहब ये जो आपने जो विधेयक हमारे पास पास करके दिया है, इसे हम राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 201 का उपयोग किया उन्होंने, गवर्नर ने 201 का उपयोग किया और उन्होंने उस राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति की मर्जी है कि उस राज्य सूची के विषय पर जो कानून या जो विधेयक विधानमंडल ने पारित किया है, जिसे गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा, उसे पारित करें या नहीं करें। तो आर्टिकल 201 जो है यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस तरह से भी राष्ट्रपति का नियंत्रण स्टेट के सब्जेक्ट पर हो जाता है। और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई व्यापार वाणिज्य को, जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, उसको कोई ऐसा कानून राज्य जो है पारित करना चाहती है, राज्य विधानमंडल में पारित करने की कोशिश हो रही है या की गई है, तो ऐसे विषयों को भी जो है राष्ट्रपति जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति मना कर सकते, भाई नहीं ऐसा कोई विधेयक पारित मत करिए जिससे आपके राज्य में तो ठीक है लेकिन दूसरे राज्यों को समस्या आ सकती है, किसी और राज्य को समस्या हो सकती है, क्योंकि कई बार जो ट्रेड होते हैं ना, वो एक राज्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे राज्य, कई राज्य संबंधित होते हैं। तो आर्टिकल 301 में इस बात की भी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 301 में, कि भाई इंटर स्टेट ट्रेड जो है, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य समुचित रूप से चलता रहे, और ऐसा कोई कानून न बने जिससे कि एक राज्य को तो फायदा लग रहा है और दूसरे कई राज्यों को नुकसान हो। तो यहां भी राष्ट्रपति अपना कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज, एक और जगह पर यह कंट्रोल देखने को मिलता है। मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई। अब वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी धन विधेयक पारित होगा तो वो जो मनी बिल है राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे गाइड कर सकते हैं कि आपको धन विधेयक जो आपने पारित किया उसे आप मेरे पास भेजिए, मैं जैसा कह रहा हूं यानी राष्ट्रपति महोदय जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से आप काम कीजिए। आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के बारे में भी इस तरह से आपको पता चल जाता है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति का नियंत्रण जो है वो राज्यों पर बढ़ जाता है। अब जरा इन सारे बिंदुओं पर एक रिव्यू करके देखें कि कौन कौन से आर्टिकल आपके कंट्रोल में आ जा रहा है। आपके कंट्रोल में देखिए, जब सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन की बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों की बात करेंगे, तो 3 तरह के संबंध आ गए। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। यहां पर हमने चर्चा की कौन से? लेजिस्लेटिव रिलेशन की। लेजिस्लेटिव रिलेशन में कौन कौन से आर्टिकल आपके सामने आ गए? आर्टिकल 245 जिसमें संसद का और राज्य विधानमंडल का क्षेत्र क्या होगा कानून बनाने का, ये आपने देखा। आर्टिकल 246 में आपने क्या देखा? विषय, सब्जेक्ट का विभाजन किस तरीके से है वो भी आपने देख लिया। और फिर आगे बढ़े तो आप लोगों ने, अगर जो कोई ऐसा विषय जो इनमें नहीं है
तो आर्टिकल जो अवशिष्ट सूची का विषय है यानी रेसिड्यू सब्जेक्ट है आर्टिकल 248, तो वो भी आपने देख लिया कि भाई वो पावर पार्लियामेंट को मिल जाता है। फिर आपने देखा कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई संसद को, तो वो आर्टिकल 249 में देख लिया आपने। कई बार ऐसा होता है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जरूरत है, आर्टिकल 250 की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। इसके अलावा कई बार दो या दो से अधिक राज्य मिलकर के संसद को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी राज्य की विधानमंडल रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो वो स्थिति भी आपने देखी कि भाई आर्टिकल 252 में इसका जिक्र किया गया है। अंतरराष्ट्रीय समझौते से रिलेटेड अगर केंद्र सरकार ने कोई इंटरनेशनल कोई ट्रीटी किया हुआ है और वो ट्रीटी उन मामले से संबंधित है जो राज्य सूची से संबंधित है, तो उस विषय पर भी संसद कानून बना सकती है, आर्टिकल 253 आपने देख लिया। इसके अलावा जो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होता है अगर उससे रिलेटेड कोई समस्या आती है तो 301 में आपने देख लिया। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाने की कोई लॉ बनाने की कोशिश की, गवर्नर के पास जाता है, क्योंकि गवर्नर के अप्रूवल के बिना तो राज्य सूची का कोई भी विषय कानून नहीं बन पाएगा, तो गवर्नर को यह पावर दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्रपति का अप्रूवल लेने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, तो आर्टिकल 201 भी आपने देख लिया। हाँ, एक चीज बीच में और आया है कि आर्टिकल 254 क्या कहता है, तो आर्टिकल 254 में क्या बताया आपको, कोई कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है, तो अगर उनके बीच कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 254 की मदद लेकर के उस समस्या को हल करना है। और समस्या का हल यही है कि जो यूनियन का यानी कि जो संसद का लॉ है वही प्रभावी होगा और राज्य का कानून जो है प्रभावशाली नहीं रह पाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254। तो इस यानी सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर रिलेशन के अंतर्गत मूल रूप से कानून बनाने से संबंधित जो प्रावधान होते हैं उनका जिक्र किया गया है, जिसमें क्षेत्र को लेकर, विषय को लेकर और राज्य सूची के विषयों पर जो विशेष अधिकार जो संसद को दिए गए हैं इनसे रिलेटेड विषय इसमें दिए गए हैं। अब इसमें कई बार आप सोच रहे होंगे कि ये इतना स्मूथली चलता है क्या? स्मूथली नहीं चलता है, इसमें डिस्प्यूट होते रहता है। कभी राज्यपाल की भूमिका को लेकर के डिस्प्यूट होते रहता है कि भैया ये जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उन्होंने तो पारित अच्छा कानून किया था, लेकिन राज्यपाल ने जो है उसको प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित, और ये सब विवाद कब आता है? जब सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट हो, तो आप देखेंगे ये सब डिस्प्यूट होता है। इंटर स्टेट कॉमर्स को लेकर भी प्रॉब्लम होती है कि भाई किसी राज्य को किसी चीज के व्यापार से फायदा हो रहा है और दूसरे किसी राज्य को नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के भी समस्या आती है, तो वो भी चीज देखने को रहता है। तो नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति तो बहुत रेयर होती है, तो इसको लेकर के कोई चीज अभी ऐसी पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा कई बार देखिए आर्टिकल 249 अभी विवादित विषय हो गया कि भैया ये तो राज्य सूची का विषय था, पार्लियामेंट ने कानून क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ गई ऐसे कानून बनाने की, तो उसको लेकर भी डिस्प्यूट हो जाता है। यानी कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर या स्टेट लिस्ट के विषयों पर थोड़ा सा डिस्प्यूट की स्थिति बनी रहती है। हाँ, यूनियन लिस्ट के विषय पर कोई समस्या इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि यूनियन लिस्ट के ऐसे विषय हैं जो भारत यानी संसद के हाथ में ही है और उसमें राज्य का कोई उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं रहता और राज्य उसमें कोई दावा भी नहीं करती। दिक्कत वहां आती है जहां पर राज्य सूची के विषय है और संसद उस पर कानून बनाती है या कोई इमरजेंसी परिस्थिति में कानून बनाती है। हाँ, उस परिस्थिति में दिक्कत आने का सवाल ही नहीं उठता अगर दो या दो से अधिक राज्य मिलकर के कानून बनाने की रिक्वेस्ट संसद से कर रहे हैं। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक कारणों से इन दोनों के बीच बीच में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। इसके आगे अगले क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और उसके अलावा सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। साथ ही साथ जो पिछले कुछ सालों में जो सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव रिलेशंस को लेकर जो डिस्प्यूट हुए हैं उसको लेकर के भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसीलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर
कमेंट और लाइक भी करेंगे तो ये हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।